हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत है। इस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जुड़ा हुआ। देखिए, गीता रहस्य, इसके लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इसके लेखक हैं और ये धार्मिक पुस्तक है। यह जो है गीता से भगवत श्रीमद् भागवत गीता जो हिंदू धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक में है। सत्यार्थ प्रकाश इसके लेखक हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती इसके लेखक हैं। ये वेदों का सरल भाष्य हिंदी में लिखा हुआ है। आनंद मठ आपको पता होगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ, जिससे लिया गया है वंदे मातरम। वंदे मातरम लिया गया है। यह किताब जो है सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया। पूर्णतः इतिहास से इसका संबंध होता है। सत्येंद्र कुमार जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं थोड़ा आज विलम्ब आया, थोड़ा कि चलिए अच्छा विलम्ब हो गया आज ट्रैफिक जाम के चलते, इसके लिए हमें खेद है। और आप लोग भी आंसर दें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग धर्मेंद्र जी, सत्येंद्र, मोहम्मद दानिश, दाम हुसैन। पानी की कठोरता। भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित हैं? यह तो प्रतिशत के रूप में यदि हम देखें, प्रतिशत के रूप में तो सबसे ज्यादा मिजोरम में 84% से अधिक क्षेत्र में वन है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन जो है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है। यदि हम पूरे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देखें तो बिहार की क्षेत्रफल से ज्यादा मध्य प्रदेश में 94,681 वर्ग किलोमीटर, 94,681 वर्ग किलोमीटर ये मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र है। और यदि हम देखें तो बिहार का जो क्षेत्रफल ही है 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल क्षेत्रफल है। और मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र ही 94,681 वर्ग किलोमीटर है। 61,952 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये महाराष्ट्र का वन क्षेत्र है। और 59,772 किलोमीटर स्क्वायर जो है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। हाँ, परसेंटेज में मिजोरम है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि प्रतिशत प्लस क्षेत्रफल दोनों में दूसरा स्थान पर जो आता है वह है अरुणाचल प्रदेश। वह दोनों में नंबर 2, दूसरे स्थान पर दोनों में आता है। भारत का जो वन क्षेत्रफल है 21.67% पर भारत में वन क्षेत्र है। ऐसे टोटल पेड़ पौधा देख लें तो 24.62% ये भारत का है। बिहार का जो वन क्षेत्र है 7.84% ही बिहार क्षेत्र में वन प्राप्त होता है। होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो है पहले अप्रैल 1916 में
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पुणे के पुणे के बेलगांव से क्षेत्रीय स्तर पर किया गया और राष्ट्रीय स्तर पर सितंबर 1916 मद्रास से एनी बिसेंट के द्वारा किया गया। एनी बिसेंट के द्वारा किया गया जो आयरलैंड के होम रूल से प्रभावित था। आयरलैंड के होम रूल से प्रभावित था। विद्यार्थीगण आज आपको थोड़ा विलंब इंतजार करना पड़ा है ना, क्लास थोड़ी आज लेट से शुरू हुई, इसके लिए खेद है। हम एक बार फिर से हम खेद व्यक्त करते हैं कि आपने अपना कीमती समय आपका आज जाया गया है, क्योंकि मैं शिक्षक ही आज लेट पहुंचा, उसके लिए हमें खेद है विद्यार्थीगण। स्कॉटलैंड तो इसे अमेरिका से बहुत कुछ लिया गया है, यदि विशेषकर देखिए महाभियोग प्रस्ताव अमेरिका से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे, बहादुर शाह अर्थात तात्पर्य क्या हुआ, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, ये विद्रोह का नेतृत्व कहाँ कर रहे थे, विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे दिल्ली में, है ना। बिरजी शाह कहाँ कर रहे थे, ये कर रहे थे लखनऊ में अपनी माता बेगम हजरत महल के साथ। तो बख्त खान जो कि बहादुर शाह का सेनापति था, इनका सेनापति बख्त खां था, इसे इन्होंने शाह ए आलम बहादुर की उपाधि दिया। दानिश जी इफ्तार जरूर कीजिए, धार्मिक रूप से आपका जो कार्य है वो भी आपका एक कर्तव्य है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए और आप पूरा पूरा वीडियो देखिएगा, और यदि उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन रह जाएगी तो फिर कल क्लास होगी तो कल आकर आप पूछ लेंगे। अभी फिलहाल लगातार इस समय आपका इफ्तार रहेगा 1 माह, थोड़ी सी समस्या तो आपको जरूर होगी, लेकिन चलिए जिंदगी के जो अपना उत्तरदायित्व तो है, एक व्यक्तिगत आपका उत्तरदायित्व है, एक सामाजिक उत्तरदायित्व है, धार्मिक उत्तरदायित्व है, हर उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदारी से करनी चाहिए। रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया, 1897 ईस्वी में कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के विचारों को लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक उनके विचारों को पहुंचाना। वह विशुद्ध वैदिक सिद्धांत को मानता था। उसका उद्देश्य मनुष्य की उच्चतम आध्यात्मिक, वह मूर्ति पूजा का निषेध, कभी भी रामकृष्ण मूर्ति पूजा का गलत नहीं माना। वो कहे कि जैसे कि आप किसी को बच्चा को सिखाते हैं कि क ऐसे होता है, ए ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, वही बच्चा को ज्ञान नहीं है कि क कैसे लिखा जाता है तो उसे सिखाया जाता है। जब वो सीख जाता है, जो ही आप बोलते हैं क, उसके दिमाग में उस छाप आ जाती है। उसको ऐसा दिखलाने की जरूरत नहीं। तो भगवान की मूर्ति जो है वह प्रारंभिक रूप होती है जहाँ की भगवान ऐसा होते हैं उसके, क्योंकि अभी वह धर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, अध्यात्म के बारे में उसे जानकारी नहीं है। इसलिए मूर्ति जो है वो शैशवा काल का क्षेत्र है। जब वह भगवान से परिचित हो जाएगा तब उसे मूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। इन्होंने जो है मूर्ति पूजा का कभी विरोध नहीं किया। इनका उपदेश था कि मानवता की सेवा ही, मानवता की सेवा ही धर्म है, या मानवता की सेवा ही भगवान की सेवा है।
भगवान की सेवा है। इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता से संबोधित किए। सद्दाम हुसैन जी, आप भी जाइए और मोहम्मद दानिश जी की तरह आप भी अपने जो धार्मिक कर्तव्य है उस कर्तव्य का पूजा कीजिए। वैसे तो मैं अरे इंटरनेट पर तो देखना है, तो आप रोजा इफ्तार करते हुए भी यहाँ के तथ्यांश को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान तीसरा है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान 12वां है। बिहार का स्थान 12वां है। बिहार का जो नामकरण है बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान के आधार पर ही इसका नाम बिहार रखा गया। बिहार कभी भारत की सिरमौर हुआ करता था। भारत को एकीकृत करने में, ऐतिहासिक काल में भारत को एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में बिहार का योगदान रहा, है ना। बिहार की स्थापना कब हुई? 22 मार्च 1912 को बंगाल से लगकर बिहार को राज्य बनाया गया। फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग उड़ीसा का गठन किया गया और 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर झारखंड राज्य का गठन किया गया। नेहा गुप्ता जी, शिवम जी, सभी का उत्तर सही है। लाहौर षड्यंत्र से तात्पर्य क्या होता है? सौंडर्स हत्याकांड। लाहौर से है सौंडर्स हत्याकांड। कब हुई थी? 17 दिसंबर 1928। इसी हत्याकांड के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। बीडी सावरकर नासिक षड्यंत्र में फंसाए गए थे। बीडी सावरकर, जिसमें किसकी हत्या हो गई थी? मदनलाल ढींगरा ने करजन बाइली की हत्या कर दिए थे। चंद्रशेखर आजाद काकोरी षड्यंत्र से संबंधित थे और 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। सभी के सभी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। बीडी सावरकर पहला विद्वान थे जिसने 1857 की क्रांति को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से संबोधित किए थे। अब तीनों विकल्प से आप भली भांति परिचित हो चुके हैं ना। कौन सा अंग पीत रसायन को? चलिए, पीत है। फुटबॉल क्लब में इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता किसने? मोहन बगान ने ये खिताब को 0-1 से जीता। गांधी इरविन पैक्ट के बाद, हाँ, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को न छुड़वा पाने के कारण गांधी जी की कटु आलोचना भी की गई थी। एकदम सही है बाबू। नासिक षड्यंत्र। से जुड़े हुए थे आपके बीडी सावरकर। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 40 दंगल बाई साइंस 3000 MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने तुजय सर आ रहे हैं। तुजय सर से बड़ी भांति परिचित है। कई विद्यार्थियों को मैंने देखा है, उनका कमेंट कि भाई
सुजय सर एक लाजवाब बेहतरीन टीचर हैं, है ना। कभी कभी भाई हम लोग को भी ईर्ष्या होती है, जितना सुजय सर लोकप्रिय है उतना लोकप्रिय मैं क्यों नहीं हो पाता हूँ। तो एक एकदम तो में कोई खासियत तो है जो उनको लोकप्रियता के क्षेत्र में हम लोगों से आगे किए हुए हैं, इसलिए उनकी लोकप्रियता का लाभ उठाइए। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी भाग लिए थे। गांधी इरविन समझौता के बाद, गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन पहुंचे, जहां उनका अर्धनग्न फकीर कहते हुए, ऐसे तो मॉरिशन है लेकिन खैर उत्तर आता है आपका, चर्चिल ने उनको एक प्रकार से कहीं अपमानित भी किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी तीनों के बीच सांप्रदायिकता के आधार पर, सांप्रदायिक अधिनिर्णय के आधार पर सहमति नहीं बन पाई और बैठक असफल हो गया। अर्थात जैसे मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर 1909 से दिया गया था निर्वाचन का अधिकार, वही अधिकार हरिजन को भी मांग किया जा रहा था। सर आपके काम में पॉलिटिकल साइंस का क्लास बिग प्रॉब्लम होता है, क्या दिक्कत है भाई उसमें? हाँ, क्या वो आपका नेट प्रॉब्लम हो गई थी ना, प्रभाकर कुमार? अब देखिए वो बिग प्रॉब्लम तो मेरा नहीं है। यदि मेरे कंसेप्ट पढ़ाने के कंसेप्ट में यदि खामियां हो, विश्लेषण करने में खामियां हो, लॉजिकल मैं तथ्य को नहीं रख पाता हूँ, खामियां हो, तब आप जरूर शिकायत करें। मैं आपकी शिकायत को सहर्ष स्वीकार करूंगा। अब टेक्निकल क्षेत्र में तो मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ। मेरे बारे में यदि कहीं भरे कि भाई मैंने तर्क के साथ विश्लेषण नहीं किया, रिफरेंस नहीं दिया, तथ्यों की व्याख्या नहीं किया, विकल्प की व्याख्या नहीं किया, हाँ हम बोलकर ठीक कर भाई, कल भी हम देखो 2-3 बार बोला है टेक्नीशियन को, भाई आइए ठीक कीजिए, पीडीएफ भी डलवा दें। ठीक है, हम विद्यार्थी जी बोल देंगे कि पीडीएफ भी डाल दिया करें। डोमिनिया का स्टेट प्रदान करना ये पहली बार 1928 में नेहरू रिपोर्ट में, 1928 में नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियम स्टेट की मांग किया गया था। और 1947 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत की जो स्थिति रही वो डोमिनियम स्टेट की रही। सत्ता हस्तांतरण की तिथि तो कब होता है? ये तो देखिए आपका माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना के आधार पर सत्ता हस्तांतरण की तिथि बनी। यहाँ पर जो शब्द है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, गुड़िया सिंह जी एकदम मैं भी कभी विलंब कर नहीं करता हूं। किस वायसराय के शासन काल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? कैसर ए हिंद की उपाधि के लिए अधिनियम बना 1976 का एक्ट के तहत, सॉरी 1876 का एक्ट के तहत 1877 में महारानी को जो है कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। वो पहला दिल्ली दरबार था, वो पहला पहला दिल्ली दरबार था। दूसरा दिल्ली दरबार कब हुआ? दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में हुआ। तीसरा दिल्ली दरबार कब हुआ? 1911 में हुआ। 3 दिल्ली दरबार हुआ। अब घटना है 1877 का, देखिए लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से है? लॉर्ड कर्जन का शासनकाल है 1899 से 1800
1899 से 1905 ये विकल्प हो नहीं सकता है। लॉर्ड रिटन का शासन काल है 1880 से 84, ये विकल्प हो नहीं सकता है। लॉर्ड लिटन का काल है 1876 से 1880। देखिए स्पष्ट है कि विकल्प ये है। जब तीनों के उत्तर आप जान गए तो आप देखिए कि समूचे पूरे तथ्यात्मक तरीके से हम सभी पढ़ते हैं पॉलिटिकल। धन्यवाद। पॉलिटिकल का क्लास हम लेते हैं संध्या के 7:30 बजे पॉलिटिकल साइंस का क्लास लेते हैं, सोमवार से शुक्रवार तक। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना स्थापित किया गया महाराष्ट्र के। डिजिटल अर्थात तमाम प्रकार का उसमें इमेज दिखलाया जाता है कि उसका विकास कैसे, जो जो उसमें रखा हुआ है अतीत की धरोहर, उसका विकास का क्रम क्या हुआ, कैसे लाया, कहाँ से इसको लाया गया, तमाम तथ्य को वहां पर बड़े ही सटीकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। पटना भी देखिए राजेंद्र म्यूजियम, तो 2 म्यूजियम हो गया, एक पुराना वाला, एक बेली रोड में बनाया गया नया म्यूजियम। एकलव्य ऑनलाइन थल सेना के द्वारा शुरू किया गया है। ये शिक्षा तकनीक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए, ताकि हम लोग विश्व में हो रहे तमाम घटनाक्रम से भली भांति अपने को जोड़े रखें। तो शिक्षा प्रौद्योगिकी अन्वेषण का वर्ष के तहत जो है इसकी व्यवस्था किया गया है। तो भारतीय वायुसेना की इसकी शुरुआत हुई, आर्मी ने शुरुआत किया है। 19वां G20 में 19 देश प्लस यूरोपीय संघ और अफ्रीकन संघ अर्थात कुल 21 देश इसमें शामिल हैं। 2024 की जो बैठक हुई वह रियो द जेनेरियो में हुआ। 2025 की जो होगा वो कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया जाएगा। G20 की स्थापना कब हुई? 1999 में इसकी स्थापना हुई। इसमें G7 के 7 देश के अलावा भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, पीजीटी में पढ़ सकते, लेकिन पीजीटी का तो आपका 80% जो है टीजीटी में काम नहीं आएगा, केवल 20% पार्ट ही आपका टीजीटी में काम आएगा। साल 2024 के मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया माइक्रो आरएन की खोज के लिए। हाँ, तो उसमें 6 to 10 है, तो आप पढ़िए। सुबह 7 बजे हम पढ़ाते हैं, सुबह 7 बजे आप आइए, सुबह 7 से 9 में आकर पढ़िए। उसमें आपकी पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत किए हैं, अभी तो 4-5 क्लास ही हुआ है, तो इसके लिए मिला है। चलिए, तो करंट अफेयर की घटना है। किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए नियुक्त मोइना ये शुरू किया है? असम की सरकार ने। इसमें है कि यदि +2 तक की छात्रा हैं तो उसे 1000 रुपया मासिक, आप बीए के छात्रा है तो 1200 रुपया मासिक, उसके ऊपर के छात्रा हैं तो 25, हाँ तो हो जाएगा, 25 रुपया मासिक दिया जाता है। निचुता मोइन अर्थ इसका उद्देश्य है कि शिक्षा के माध्यम से, लड़कियों में जागृति पैदा करना, बाल विवाह को रोकना, बच्चे के जन्म दर को नियंत्रण करना। तो ये मल्टीपर्पस उद्देश्य से उसका शुरुआत किया गया है। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट में शक्ति
शक्तिकांत दास जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर, अब तो गवर्नर रहे नहीं, भारत के आरबीआई के पूर्व गवर्नर, लगातार दूसरा वर्ष, लगातार जो है दूसरा वर्ष इन्हें ये खिताब प्राप्त हुआ। अभी वर्तमान में संजय गुप्ता, अभी कौन है? संजय मूर्ति नहीं, कौन? संजय मल अभी क्या है? अभी वर्तमान में जो है संजय मल्होत्रा होंगे, है ना? वर्तमान में संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर बनाए गए हैं। आरबीआई के पूर्ण गवर्नर हैं और निर्मला सीतारमण वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। पॉल कमागो ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? रवांडा के चुनाव में जीएस में पूजा यादव जी एकदम काम करेगा। पीजीटी हिंदी जीएस में काम करेगा। पीजीटी हिंदी जीएस में एकदम, जीएस को 40 नंबर है जीएस, उसमें तो काम करेगा, उसी के लिए तो है ही है, उसी के लिए तो ये है ही। जारे 11 में तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून के कारण तमिलनाडु में वर्षा होती है। जब अक्टूबर से उत्तर भारत से मानसून, अक्टूबर में उत्तर भारत से मानसून लौटती है, तो लौटती हुई मानसून उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत का लगभग 75% वर्षा, पूरे भारत का 75% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है, जो वहां की खेती के लिए काफी लाभदायक होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से वर्षा जो है यह होती है तटीय क्षेत्र में। कॉमन पेपर 40 मार्क 6 to 8 9 10 11 12 20 फरवरी से उसकी बैच की शुरुआत हुई है। 20 फरवरी पहला क्लास मैं ही उसका सुबह 7 बजे लेता हूं। भारत में निम्नलिखित राज्य में किसमें देवसा पास दर्रा? हिमाचल प्रदेश में देवसा पास है। पास किसको कहते हैं? पर्वत का वो कटा छटा भाग जिसके माध्यम से इस पार से उस पार यात्रा लोग करते हैं, उसे कहते हैं पास या दर्रा। उत्तराखंड में देखिए माना दर्रा, नीति दर्रा उत्तराखंड के क्षेत्र में है। सिक्किम में नाथुला दर्रा, सिक्किम का नाथुला दर्रा। हिमाचल प्रदेश का सीप किला दर्रा। अलग अलग राज्य में अलग अलग दर्रा है। विष्णु प्रयाग, देखिए वहां पर कई प्रयाग हैं। उत्तराखंड में कई प्रयाग हैं, उत्तराखंड के क्षेत्र में कई प्रयाग हैं। तो धौली गंगा और अलकनंदा जहां मिलती है उसे विष्णु प्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। जहां अलकनंदा नदी जो है और पिंडार नदी, अलकनंदा नदी और पिंडार नदी मिलती है, उसको कर्ण प्रयाग कहते हैं, उसको कर्ण प्रयाग कहते हैं। जहां अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलती है उसे देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। जहां अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी मिलती है उसे रुद्र प्रयाग के नाम से जानते हैं। ये सभी उत्तराखंड का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये सभी उत्तराखंड का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग हल्दिया से प्रयागराज से हल्दिया जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1986 में ही घोषित किया गया। इसकी टोटल लंबाई 1620 किलोमीटर। सभी जलमार्ग में सबसे लंबी जलमार्ग है गंगा का ये मार्ग। नंबर 2 में ब्रह्मपुत्रा का क्षेत्र होता है। संपूर्ण जनसंख्या में आदिवासी जनसंख्या का अनुपात, क्योंकि यहाँ जिस पर विकल्प के आधार पर देखा जाए तो नागालैंड में लगभग 86% जो है
अनुपात में आदिवासी हो जाती है, 14% अन्य है, तो नागालैंड हो जाता है सबसे नंबर 1। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना, अलग अलग राज्य की अलग अलग जल विद्युत परियोजना है। रोंगटोंग जल मात्र 2 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश में। रोंगटोंग मात्र 2 मेगावाट का यहाँ बिजली का निर्माण होता है। बीपीएस शिक्षक भर्ती 40 पीजीटी के बैच की शुरुआत जो चल रही है 11-12 का पॉलिटिकल साइंस 999 रुपया में। पूरी तरह पीजीटी के उसके तमाम तथ्य को, तमाम थिंकर के विचार को, तमाम तथ्य को उसमें इस प्रकार से, चाहे वो सिसरो हो, संपूर्ण जनसंख्या में आदिवासी जनसंख्या अनुपात सर्वाधिक है। नहीं, कहाँ लिखा हुआ है? निम्नलिखित नहीं लिखा है सर। संपूर्ण जनसंख्या में आदिवासी जनसंख्या का अनुपात, तो ठीक है, सबसे नंबर 1 जो है। हाँ, निम्नलिखित नहीं लिखा हुआ है। चलिए, यकीनन तौर पर आपका कहना सही है, निम्नलिखित नहीं लिखा हुआ है। संपूर्ण जनसंख्या में आदिवासी, तब उत्तर हो जाएगा मिजोरम। उत्तर हो जाएगा मिजोरम। अब मिजोरम विकल्प में है नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद। पॉलिटिकल साइंस का बैच की शुरुआत हो चुकी है। मैं उसमें सिसरो, गार्नर, ऑस्टिन, हिंटन, मैकियावेली, ये तमाम का जो है सो इसमें उत्तर होगा। हाँ, मैं उसको सुधार दिया शिवम जी, उसको मैं सुधार दिया, अपनी गलती को मैं स्वीकार किया। नर्मदा नदी, देखिए कहाँ नर्मदा और ताप्ती नदी निकलती है। नर्मदा निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। ताप्ती निकलती है मध्य प्रदेश के मुल्ताई से। राजमहल देखिए पड़ता है झारखंड में, राजमहल पड़ता है झारखंड में। और ये दोनों नदियां पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये तो उत्तर होगा नहीं। अब आपके सामने विंध्य पर्वत है और सतपुरा पर्वत है, 2 विकल्प ही आपके सामने शेष बचा। एक विकल्प तो सतपुरा पर्वत के एक ओर से नर्मदा, दूसरी ओर से ताप्ती गिरती है। दोनों भ्रंश घाटी से गुजरते हुए बंगाल अरब सागर में जाकर गिर जाती है। यहीं पर यह सेट समाप्त होता है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? नर्मदा नदी है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा, ताप्ती, ये 2 मुख्य नदियां। इसके अलावा साबरमती हुई, मंडोवी हुई, पेरियार हुई, अन्य कुछ नदियां भी जाकर वहां गिरती है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हालचाल? एकदम बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आइए देखेंगे आज का डिस्कशन जो है मैथ्स का। एक बात सुनने की प्रयास करेंगे। मैथ्स में जो भी 8 मार्क्स का आपका कॉमन पेपर में आता है साथियों, एक टॉनिक बैच आ रहा है मेरा। और मेरे ख्याल से अगर बेसिक कॉन्सेप्ट जिनका गड़बड़ है या प्रैक्टिस में थोड़ा बहुत कमी रह रहा है, मुझे लगता है उसे ज्वाइन करने के बाद सारे कमी दूर हो जाएगा। मेरी गारंटी 8 में 8 मार्क्स लाओगे, एकदम फुल गारंटी है, 8 में 8 मार्क्स लाओगे। देखोगे सबसे पहले 63 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 4000 उधार लिया गया है ना, जिसकी मतलब जो है जो है क्या करना है, 1000 की 4 वार्षिक किस्तों में होना है। मतलब जब देने लगोगे, जब दोगे, जब लौटाओगे तो क्या करना है, तो 1000 का 4 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष हो तो दूसरे वर्ष के अंत में कितना किस्त देना होगा।
तो एक बात बताओगे, 4,000 है, एक वर्ष के बाद 1,000 दे दोगे, कितना दोगे साथियों? 1,000 दे दोगे। एक बच्चे बोल रहे हैं लीवर टॉनिक है क्या? तो जो आपको समझना है वो समझ सकते हो, जैसे समझना है, जो समझना है वही समझ सकते हो। एक बात आप मुझे बताइए, लिवरे टॉनिक समझो, सुनो ध्यान से। अभी क्या बताया कि 4,000 में से बोला गया प्रत्येक 4 बार जो है 1,000 रुपए करके किस्त चुकाएगा। तो ये 4,000 में से 1 साल के बाद 1,000 दे दिया, बचा कितना? तो 3,000। अब दूसरे वर्ष में जो ब्याज चल रहा है देखोगे, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज प्रति वर्ष बराबर होता है 5% की दर से ब्याज चलेगा। तो 3,000 का अगर एक वर्ष पहला वर्ष रहा, पूरा अंतिम में जाके ये 1,000 चुका दिया, 3,000 बचा। फिर दूसरे वर्ष के अंत जब होगा, मतलब 1 साल, 3,000 पे 1 साल का ब्याज चलेगा 5% की दर से। तो 5 या 15, मतलब 150 रुपया हमारा ब्याज बनेगा और 1,000 रुपया किस्त होगा। तो दूसरे वर्ष के अंत में कि 1,000 और 150, तो कितना हो गया? तो कितना हो गया साथियों? तो 1,150 रुपया हमें चुकाना पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। मतलब सबसे पहले देखो करना क्या है, इसमें कुछ दिमाग कुछ नहीं लगाना, सीधा सीधी बात है। बोला गया 4,000 रुपया लिया, 1,000 रुपया करके देगा, 1 साल रखा पैसा, तो जो भी 4,000 का 5% ब्याज बनेगा वो 1,000 उसमें जोड़कर चुका देगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे वर्ष के अंत में 3,000 रुपये बच रहा है, 3,000 पे 1 साल का ब्याज चलेगा। तो 3,000 का 1 साल का ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट साधारण ब्याज 5% है, तो 150 रुपये ब्याज और 1,000 रुपये वार्षिक किस्त। ठीक है, तो 1,150 रुपये उसको चुकाना पड़ेगा दूसरे वर्ष के अंत में। बोला गया पहली 20 प्राकृतिक संख्या का योग बताए, तो सुनोगे इसमें 20 प्राकृतिक विषम 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 बोला गया है। तो विषम का अगर पूछे योग तो सीधा सीधा n स्क्वायर होता है, और सम का यदि योग पूछे, सम संख्या का है n इंटू एन प्लस 1 होता है, n इंटू एन प्लस 1 होता है, ये याद रखो। विषम का n स्क्वायर, सम का n इंटू एन प्लस 1, सम का n इंटू एन प्लस 1, विषम का n स्क्वायर, विषम का n स्क्वायर। बोलो बउआ 5 बार, विषम का n स्क्वायर, विषम का n स्क्वायर। जितने नंबर है, जितने प्रथम 20 संख्या बोला उसका स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर सम बोलता तो n इंटू एन प्लस 1, जो संख्या है उसमें एक जोड़कर, जितने संख्या उसमें एक जोड़कर गुना। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1। तो विषम पूछा, ऑड पूछा, क्या पूछा? ऑड का सम पूछा, योगफल पूछा है। तो n स्क्वायर, n की मान 20 है, 20 का स्क्वायर करोगे 400 हो जाएगा, 20 के स्क्वायर करोगे 400 हो जाएगा। साथियों बोला गया है, अगला क्वेश्चन बोला गया है, एक टैंक में 2 इनलेट पाइप है, भरने वाला पाइप है ए और बी, 5 घंटे 6 घंटे में भर सकते हैं, और आउटलेट पाइप जो होता है वो सी जो है पूरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर देता है। यदि खाली बोला गया है, यदि टैंक के सभी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने समय में लगेगा भरने में? अब एक बात बताओगे, ये टोटल वाटर इसमें मानेंगे साथियों? अगर ए से भरवाओगे तो 5 घंटा लगेगा, बी से भरवाओगे तो 6 घंटा लगेगा, और सी से अगर भरवाओगे, इसको खाली करवाओगे 30 घंटा में खाली कर देगा। सी नेगेटिव एनर्जी है। तो टोटल वाटर मानिए, तो सर सबका एलसीएम लेंगे 30 लीटर मानिए। ये 5 घंटा में 30 तो 1 घंटा में 6, 6 घंटा में 30 तो 1 घंटा में 5, ये 1 घंटा में 1 खाली करेगा। मेरे प्यारे साथियों, ए प्लस बी भरेगा और सी खाली करेगा। टोटल वाटर 30 है, 6 5 11 से भरेगा, पानी जाएगा और 1 खाली कर देगा। तो 10 की स्पीड से टंकी में पानी जाएगा, 30 लीटर भरने में से 3 घंटा लगेगा। कितना लगेगा? 3 घंटा लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर साथियों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे ये बोला गया है, एक कंबल को 1148 में बेचने पर 30% की हानि होती है, लेकिन 5% लाभ प्राप्त करने के लिए मूल्य को कितना मूल्य में बेचा जाना चाहिए? तो 30% की हानि मतलब 70% में वस्तु को बेचा है, इससे पहले 5% का लाभ मतलब 105 में बेचा जा रहा है, अभी चाहिए 5% का लाभ। मेरे प्यारे साथियों, जिसको निकालना था उसको ऊपर लिखते हैं। तो अभी क्या चाहिए आपको? तो 5% का लाभ मतलब 105% का मान चाहिए। तो पहले बेचा गया था कितना? तो 1148 में। जो निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, मतलब 105 की मान चाहिए। तो इससे पहले कितना में बेच रहा था? तो 70 में, तो नीचे में 70 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, एक बात बताओगे, अब यहां से अगर काटोगे तो देखोगे इस सीधा सीधा कट जाएगा, क्या होगा सर? 7 से काटोगे 10 हो जाएगा, और 15 सती 75 से 105 होगा। 5 से काटोगे 2 होगा,
और ये 3 होगा। ठीक है, 2 होगा 3 होगा, सॉरी 5 से काटोगे 3 होगा, 2 से काटोगे इसको, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 3 से गुना करोगे, 4 तिया 12, 7 तिया 21, 21 1 22, 5 तिया 15, 15 2 17, तो 1722 में बेचना पड़ेगा। 1722 में 1722 में बेचना पड़ेगा। 66 का आंसर 1722 होगा। आपके ऑप्शन में है क्या? 66 का क्या हो जाएगा? ई होगा। 66 का क्या हो जाएगा साथियों? ई होगा, है ना। जिसको निकालना था उसको कहाँ रखते? तो ऊपर रखते हैं। बोला गया 30% की हानि में बेचा, मतलब वस्तु को 70% में बेचा। अब क्या चाहिए? तो 5% का लाभ, मतलब 105 चाहिए। तो जिसको निकालना, किसको निकालना? 70% की मान की 105 की मान, तो 105 की मान। तो दो चीजें हैं, एक चीजें ऊपर जाएगा, दूसरा चीजें नीचे आएगा। तो 105 की मान निकालना है, तो जिसको भी निकालना रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे। तो 105 ऊपर 70 नीचे, 105 ऊपर 70 नीचे। ठीक है। बोला गया 36 लड़कों और उनके प्रोफेसर की आयु 18 वर्ष है। यदि प्रोफेसर को छोड़ दिया जाए तो औसत आयु 17 वर्ष हो जाता है। मतलब 18 से एक घट जाता है, कितना? एक 17 हो गया, मतलब एक की कमी हो गया। तो प्रोफेसर की आयु क्या होगा? तो अगर टोटल समूह का औसत आयु मेरे प्यारे बच्चों 18 वर्ष है, कितना है? तो 18 वर्ष है। अगर प्रोफेसर भी हमारा 18 वर्ष का ही होता, तो अगर चला जाता या रहता कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम एज वाला व्यक्ति आए या जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यह तय है कि 18 वर्ष अगर औसत रहता, तो औसत वाला तो जरूर गया ही गया होगा, जरूर इससे ज्यादा रहा होगा, तब तो ये घट गया, जरूर ज्यादा रहा होगा। कितना? तो एक व्यक्ति पे एक घटा, तो हमारे पास व्यक्ति कितना? 36 व्यक्ति है, तो 36 व्यक्ति पे 36 कमा, मतलब 18, तो ये गया ही गया, प्लस में 36 भी कमा, तो कितना हो जाएगा सर? 54। तो प्रोफेसर का एज कितना होगा? 54 होगा। जो बच्चे डायरेक्ट समझ गए वो ठीक है, जो डायरेक्ट नहीं समझे सीधा सीधा समझोगे कि अगर मान लीजिए कि 18 व्यक्ति और एक प्रोफेसर, मतलब 36 लड़के एक प्रोफेसर, ठीक है, तो 37 आदमी का औसत उम्र कितना है? तो 18 है। तो टोटल कितना हो जाएगा सर? 18 गुना 37 करेंगे तो सर 18 सत्ते 26 से बाकी 12, और 18 सत्ते 26 के 6, बाकी में 12, और 18 सत्ते 18 54, 54 और 12 अगर जोड़ेंगे, 54 और 12 अगर जोड़ेंगे, 54 और 12 जोड़ेंगे, तो 54 और 12 जोड़ेंगे तो 66, 666 हो गया। अब बोला कि एक प्रोफेसर निकल गया, तो 36 व्यक्ति है और इसकी औसत हो गया 17, तो टोटल योगफल कितना हो जाएगा इसका? 17, 36 व्यक्ति का 36 लड़का का औसत कितना, योगफल कितना हो जाएगा? तो योगफल गुना संख्या, गुना करोगे 17 छक्का 2 से, बाकी हाथ में 2 10, और 17 तिया 51, 51 और 10 61। इसमें से ये 18 क्या था? तो ये 37 आदमी का था, और ये 36 आदमी का। जो प्रोफेसर निकल गया तो कितना आयु वाला था? ये घटाओगे तो ये हो जाएगा 4 होगा, और ये 5, 54 वर्ष का हो गया। कितना होगा? 54 का होगा। अगर दो संख्या ए और बी का अनुपात 5:8 है, यदि बोला गया है ए और बी में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, बोला गया ए और बी का अंतर ज्ञात करना है। तो साथियों आप देखोगे सर, पहली संख्या 5x है, दूसरी संख्या 8x है, इसको बना लो, ऐसे ही बना लो प्रत्येक में। हाँ हो गया, खत्म हो गया सर। अब इसमें क्वेश्चन रहेगा तब ना सर जी। 2/3। सुजय सर बोल रहे इस क्वेश्चन को 10 मिनट में एक क्वेश्चन बताना है। ये बताइए कहां तक सही बात है? पानी पिला दीजिए। एक क्वेश्चन बोले सर 10 मिनट बताइए, अभी हम आए हैं सर, अभी पढ़ा कर आए हैं, तो सर को आने में थोड़ा सा समय लगेगा, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं है। 2/3 इसको गुना करेंगे, 5 तिया 15x और 5 तिया 15, इधर जाएगा 8 दूनी 16x और 5 दूनी 10, इधर घटाओगे 16x में से 15x जाएगा तो x हो जाएगा, और 15 में से 10 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो x की मान कितना हो गया? 5 हो गया। ए और बी का अंतर बताइए। तो x की मान अगर 5 आ गया तो 8x और 5x का अंतर कितना है? 3x है। अंतर कितना होगा साथियों? 3x होगा, अंतर 3x होगा। तो यहाँ पे x की जगह पे 5 रखोगे, 5 तो ये 15 हो जाएगा। अंतर हमारा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, अरे टेंशन नहीं लेना है, सर आ रहे हैं, ठीक है। बोला कि किसी राशि को 10% प्रति वर्ष छमाही की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे परिपक्वता
अवधि पर कितना हो जाता है तो इतना प्राप्त होता है। तो निवेश राशि ज्ञात करना है तो छमाही, तो छमाही में रेट आधा हो जाता है, 10% का आधा, छमाही में 10% का आधा 5% रेट हो जाएगा। और समय हमारा हो जाएगा 2 छमाही, समय हमारा क्या हो जाएगा 2 छमाही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों परिपक्व पे हमारा इतना प्राप्त होता है, मतलब ये मिश्र धन है तो कोई धनराशि पी रुपया है, एक साल में ये एक छमाही में कितना होगा तो 1/20, 20 से 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 21/20, दूसरे छमाही में फिर 21/20, और ये हमारा हो गया है 441। इतना 21 गुना 21 441, ये कटेगा तो ये हो जाएगा 00। तो सर पी की मान हो जाएगा 2 दूनी 4, 000, ये हमारा 40,000। तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा 40,000। ये क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं बउआ, एकदम सेकंडों का क्वेश्चन है। एक प्रिज्म का आयतन दिया गया है हमारे पास, ठीक है, प्रिज्म है, प्रिज्म का आयतन दिया गया है इतना घन सेंटीमीटर, उसका आधार 16 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। तो मेरे प्यारे साथियों वो तो ठीक है, सबसे पहले प्रिज्म का आयतन समझोगे। प्रिज्म का जो आयतन होता है क्या होता है साथियों, तो सर एरिया ऑफ बेस, जो भी आधार होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। प्रिज्म का आयतन एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। पिरामिड अगर रहेगा, पिरामिड का आयतन अगर पूछे कोई आपसे, पिरामिड का आयतन अगर कोई पूछे तो क्या होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू क्या होगा हाइट होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होगा। ठीक है, तो सर जी प्रिज्म का आयतन, तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है एरिया ऑफ बेस, और एरिया है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज होगा √3/4 गुना भुजा, भुजा कितना 16, 16 गुना 16 इंटू हाइट, और ये दिया गया है 1920√3। ठीक है, √3 से और ये √3 उड़ जाएगा, √3 से √3 क्या होगा कट गया। अब यहां से काटेंगे 4 चौके 16, 16 से काटेंगे 16 इकाई 16, 16 दूनी 32, 0, और ये हो जाएगा 4 तिया 12। तो एच की मान हमारा हाइट हो गया 30 सेंटीमीटर। हाइट साथियों कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। चलिए सुजय सर आ गए हैं, अब सर्कल डिस्कशन लेंगे। मेरे प्यारे साथियों कोई दिक्कत है तो बताओगे। देखिए कह रहा है कि पानी की कठोरता का कारण क्या होता है। देखिए जैसे कि पानी की कठोरता, जैसे कि एक हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है। ठीक है, हार्ड वाटर वो होता है जिसमें अगर आप कपड़ा उपड़ा धुलते हैं तो अच्छा झाग नहीं देता है, और सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसमें जल्दी आपको झाग मिल जाता है। ठीक है ना, तब पानी की कठोरता आपका किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो एक कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पर आपका निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पर आपका पानी की कठोरता निर्भर करता है। समझ गए बातों को। देखिए अब अगर हम बात करते हैं कि अगर टेम्पररी हार्डनेस है पानी में तो उसको हम बॉयल करके भी ठीक कर सकते हैं, यानी कि जब हम उसको बॉयल करेंगे तो उसका टेम्पररी हार्डनेस जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पानी के अंदर पूछा जाता है, यानी कि पानी के अंदर टेम्पररी हार्डनेस को हार्डनेस को बॉयलिंग के द्वारा, यानी कि बॉयल उसको गर्म करके ठीक किया जा सकता है, यानी कि बॉयलिंग के द्वारा ठीक किया जा सकता है, यानी कि बॉयलिंग के द्वारा ठीक किया जा सकता है, बॉयलिंग के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर परमानेंट हार्डनेस है तो फिर उसको केमिकल रिएक्शन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। समझ के बातों को। चलिए तो इसके पानी के अंदर जो आपका हार्डनेस यानी कि कठोरता का कारण क्या है, तो कैल्शियम और आपका मैग्नीशियम के लवण की वजह से वो कठोर होता है। ठीक है ना, बॉयलिंग के द्वारा यानी कि गर्म करके 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक गर्म करके उसको हम ठीक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका साइंस का क्वेश्चन है, अब एक जगह लगना चाहिए लेकिन पता ना अलग अलग जगह पे लगा देते हैं, इसे हमको देखने में भी दिक्कत होता है और क्या बोलते हैं कि आप लोग को समझने में भी होता होगा। दूसरे दिन से हम कहेंगे कि साइंस के 8 क्वेश्चन एक जगह लगा देने के लिए। ठीक है, देखिए कह रहा है क्या, निम्न में से कौन सा अंग आपका पित्त रस स्रावित करता है। देखिए ध्यान समझिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आपका ऑर्गन सेक्रेट आपका यानी कि बाइल जूस। तो बाइल जूस को सेक्रेट कौन करता है से बताइए जरा, बाइल जूस को सेक्रेट कौन करता है। देखिए बाइल जूस आपका निकलता है लीवर से, यानी कि लीवर से आपका ये निकलता है,
निकलता है आपका कहाँ से, तो लीवर से। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये निकलता तो लीवर से है, लेकिन मेरे भाई ये आपका स्टोर कहाँ होता है, तो गाल ब्लेडर के अंदर आपका ये स्टोर होता है। ठीक है, स्टोर कहाँ होता है, तो आपका गाल ब्लेडर के अंदर स्टोर होता है। ये आपका जो आपका ये है ना पित्त रस जो है आपका, ये स्टोर कहाँ होता है, स्टोर आपका कहाँ होता है, तो स्टोर आपका गाल ब्लेडर में होता है। ठीक है, गाल ब्लेडर में होता है। स्टोर कहाँ होता है आपका, गाल ब्लेडर में आपका स्टोर होता है। समझ गए बातों को, तो गाल ब्लेडर में आपका स्टोर होता है। इन दोनों बात को याद रखिएगा। और देखिए जो आपका लीवर होता है ना, जो आपका लीवर होता है, यकृत जो होता है, इसका और भी काम होता है। जैसे कि मान लीजिए जो वेस्टेज मटेरियल है उसको एक तरीके से फिल्टर करने का भी ये काम कर देता है। और दूसरी बात, इसका वजन लगभग आपका कितना होता है, तो आपका 1400 ग्राम के आसपास आपका होता है। समझ गए बातों को। और ये लीवर जो होता है डाइजेशन, मतलब जैसे कि इसका ऐसे बोल सकते कि रीजेनरेशन पावर जो होता है सबसे आपका ज़्यादा होता है। जैसे पूरे बॉडी में आपका जो रीजेनरेशन पावर सबसे कम आपका ब्रेन का होता है और सबसे ज़्यादा आपका लीवर का ही होता है। तो अगर किसी को कोई चीज़ ड्रिंक व्रिंक करने की वजह से अगर लीवर खराब हो गया है, तो अगर वो थोड़ा भी अच्छा से ध्यान देता है और ड्रिंक व्रिंक बंद कर देता है, तो उसको लीवर फिर से आपका सही हो जाता है। तो इसका मैक्सिमम रीजेनरेशन पावर होता है, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, कि लीवर का आपका मैक्सिमम क्या होता है, आपका मैक्सिमम आपका रीजेनरेशन पावर होता है, पावर आपका होता है, मैक्सिमम रीजेनरेशन आपका पावर होता है। समझिए बातों को, मैक्सिमम रीजेनरेशन पावर किसका होता है, आपका लीवर का होता है। आगे देखिए, और ब्रेन का सबसे कम होता है, ये भी लिख लीजिए कि आपका ब्रेन, यानी कि ब्रेन का रीजेनरेशन पावर जो होता है आपका सबसे कम होता है। सबसे आपका क्या, तो कम होता है। रीजेनरेशन पावर इसका सबसे कम होता है। समझे बातों को, रीजेनरेशन पावर आपका सबसे कम होता है। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन और आपका टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है ना, लीवर आपका टॉक्सिक सब्सटेंस को भी खत्म करता है, ये सही बात है। चलिए आगे देखिए, आगे इसमें आप कौन सा नंबर क्वेश्चन है, देखिए अगर आप में से किसी को भी अगर साइंस में एमसीक्यू में दिक्कत हो रहा हो, कम नंबर आ रहा हो, तो आप में से जितने भी लोग हैं ज्वाइन कर सकते हैं हमारे दंगल बैच। इसमें आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से हम कराएंगे, आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, और लगभग आपका 3000 प्लस क्वेश्चन मात्र आपको 400 रुपये की फीस में आपको मिल रहा है और बेहतर सोल्यूशन के साथ मिलेगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो यहाँ कई सारे वीडियो और पीडीएफ आपका अवेलेबल फ्री है, उसको पहले जा करके आप पढ़िए, देखिए आपको मजा आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए आगे आपका क्वेश्चन कौन सा है साइंस का, देखिए साइंस का आपका आगे क्वेश्चन कौन सा है, देखिए। और ये जो है हमारा, ठीक है ना, यानी कि जनरल स्टडी कॉमन पेपर के लिए सबके लिए आपका ये 450 रुपये में, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे ही मिलेगा आपको। ठीक है, बस सर 2 मिनट रुके, आ गए हैं सर। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग आंसर दीजिए जल्दी से। 54 नंबर को देखिए और आंसर दीजिए फटाफट। ठीक है, 54 नंबर को देखिए और आंसर देखिए। कह रहा आपका शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए डॉक्टर एक आपका क्या, यानी कि इंडोस्कोपिक का उपयोग करता है, यह निम्न सिद्धांत पर काम करता है। देखो तो इंडोस्कोपिक जो डॉक्टर यूज करता है वो किस सिद्धांत पे आपका काम करता है, किसी को पता है, मैं बताता हूं, किसी को पता नहीं था। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे सिद्धांत पे आपका काम करता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ये कैसे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो जैसे कि देखो अगर ये मान लो कि आपका कोई माध्यम है जो कि आपका यानी कि विरल माध्यम है, और ये वाला आपका कैसा है, तो सघन माध्यम है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए सबसे पहले बात, जब आप किसी रे को सघन माध्यम से भेजेंगे और रिफ्लेक्ट होकर के सघन माध्यम में ही आ जाएगा, तो इसी को बोलते पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे ये क्या हो जाएगा आपका, तो आपतित आपका किरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपतित किरण। और ये आपका क्या हो जाएगा,
तो परावर्तित, ये अपवर्तित किरण, जैसे कि इस माध्यम में जाता था अपवर्तित किरण था, अब ये अपवर्तित किरण विरल माध्यम में न जाकर के सघन माध्यम में आ जाता है, तब इसी को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम इसको कहते हैं। जब इसी माध्यम में आ जाता है तब ये सेम माध्यम में आ गया, क्या हो गया आपका, यानी कि उसी माध्यम में आ गया। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखना है कि टोटल इंटरनल होने के लिए आपका ये जो एंगल है आपतित किरण, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ये अगर मान लो कि थीटा है तो ये थीटा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी कि क्रिटिकल आपका एंगल से, ठीक है ना, क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, तो ज्यादा, यानी कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आपका होना चाहिए, ठीक है ना, क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। समझ गए बातों को कि नहीं समझे, समझ गए, क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी विल बी करेक्ट। आगे देखिए, देखिए अगला आपका कौन सा क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा, रुकिए। देखिए अगला आपका 57 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 57 नंबर कह रहा है कि इनमें से एक आपका आवश्यक एमिनो एसिड है। आवश्यक एमिनो एसिड कौन सा है जो हमारे लिए जरूरी है, कह रहा है कि वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन आपका इसेंशियल एमिनो एसिड। सबसे ज्यादा जरूरी वाला एमिनो एसिड कौन सा है, इसे बताइए, एकदम जरूरी वाला जो कि चाहिए ही चाहिए, ये वाला एमिनो एसिड कौन सा है, अब बताइए। क्वेश्चन के साथ उसका आंसर लिखिए ना कि किसका कौन होगा, क्वेश्चन नंबर के साथ उसका आंसर लिखिए, ठीक है। देखिए ल्यूसीन जो है ये आपका आवश्यक आपका क्या है, एमिनो एसिड है। अब देखिए एमिनो एसिड क्या होता है कि जैसे कि आप जो कुछ भी चाहे आप प्रोटीन मतलब क्या बोलते हैं कि जितना भी आप चीजें खाते हैं प्रोटीन वाला सामान, और जब पच जाता है तो उसका सबसे लास्ट पार्ट जो बचता है वही आपका एमिनो एसिड है। कहने का मतलब क्या कि पूरे के पूरे अच्छे से पाचन, यानी कि जो लास्ट प्रोडक्ट बचा उसको क्या कहते हैं, अमीनो एसिड कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, और क्या है आपका, तो और आपका ऑप्शन इसमें काम का है नहीं, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यानी कि बी विल बी करेक्ट हो जाएगा कि आपका आवश्यक एमिनो एसिड है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि आपका 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। 57 का भी ठीक है, आपका आंसर सही है अंकित, ठीक है आपका आंसर सही। देखिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि वायवीय श्वसन कब होता है, वायवीय श्वसन कब होता है बताइए, वायवीय श्वसन कब होता है, यानी कि वायवीय श्वसन में एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे कि वायु के रूप में, यानी कि जो हम ग्रहण करते हैं, जिसमें जिस समय मतलब हम सांस लेते हैं तो उसमें आपका ऑक्सीजन की मात्रा 21% रहता है, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो 4% लगभग ऑक्सीजन आपका यूटिलाइज हो जाता है, और उसमें 4% घट जाता है, यानी कि 21% के आसपास ही आपका ऑक्सीजन रह जाता है। समझ गए बातों को, तो जरा देखिए कह रहा है कि वायवीय श्वसन कब होगा, तो कह रहा है कि आपका ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान, देखिए ग्लूकोज का विघटन का क्या मतलब कि ग्लूकोज को तोड़ने के दौरान, तो ग्लूकोज आपका क्या है, देखिए ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज होता है क्या आपका, जैसे कि C6 होता है, क्या होता है आपका, देखिए ग्लूकोज आपका C6 होता है, H12 होता है और O6 होता है, यही आपका क्या है, तो ग्लूकोज है। और इस ग्लूकोज को क्या करते, समझिए बातों को, इस ग्लूकोज को जब टूटता है, ठीक है ना, तो यानी कि ऑक्सीजन के उपयोग करके ही इसको तोड़ते ताकि उससे हमें एनर्जी मिलता है, इसी ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। नहीं, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, दंगल बच मंडे टू फ्राइडे। देखिए सुनिए, तो इससे हमें क्या होता है, इंस्टेंट 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 एनर्जी मिलता है, एनर्जी आपका इंस्टेंट एनर्जी आपका मिलता है। समझिए बात को, क्या होता है आपका इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, इसी ग्लूकोज से आपका क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। आगे देखिए, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी विल बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपका कौन सा क्वेश्चन है, 59 नंबर। देखिए 59 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझिए बातों को। देखिए 59 नंबर क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि अनुमस्तिष्क किसके संबंधित है, किससे आपका संबंधित है, अनुमस्तिष्क जो है आपका ये किससे संबंधित है बताइए। कह रहा है कि ये आपका सेरिबेलम, देखिए सेरिबेलम जो होता है इसका क्या काम होता है, देखिए एक होता है आपका सेरिब्रम होता है, एक होता है आपका सेरिबेलम होता है, तो सेरिबेलम का क्या काम होता है बताइए, जल्दी से कोई बता सकता है, कोई भी आंसर दे सकता है कि सेरिबेलम का, पायरुवेट में C3, हाँ ठीक है, पायरुवेट में आपका C3 होता है, सही बात है। चलिए आगे देखिए, देखिए यानी कह रहा है कि आपका कोऑर्डिनेशन ऑफ आपका मस्कुलर एक्टिविटी, सही बात है, यानी कि इसका अनुमस्तिष्क का काम क्या होता है,
कि शरीर यानी कि बॉडी को संतुलन प्रदान करना, एक तरीके से बॉडी को संतुलित रखना, यानी कि इसको संतुलन यानी कि बॉडी के बैलेंस को बना करके रखना, बॉडी यानी कि बॉडी के बैलेंस को बनाकर रखना, बनाकर आपका रखना, बॉडी के बैलेंस को क्या करना, बना करके रखना, यही काम होता है कि आपका अनुमस्तिष्क का काम होता है। ऑप्शन आपका ए बिल भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यही काम होता है इसका, ठीक है ना, ये बॉडी के बैलेंस को बना करके रखता है। ऑप्शन आपका 59 के आंसर ऑप्शन ए बिल भी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्या 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिए बातों को, देखिए कर आदर्श गैस संबंध यानी कि समतापीय परिवर्तन में किसकी ऊर्जा आपका होती है। देखिए सुनिए, कह रहा है कि इन आपका आइसोथर्मल चेंज इन आपका, आइसोथर्मल का मतलब क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया कि आपका कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, कांस्टेंट आपका टेम्परेचर की बात कर रहा है, टेम्परेचर की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर कर रहा है इन एन आइसोथर्मल चेंज इन द केस ऑफ आपका कैन आइडियल गैस इट्स एनर्जी, उसका एनर्जी क्या होगा बताइए, जब उसका क्या होगा कि मतलब वो कांस्टेंट होगा, आइसोथर्मल होगा, तो उसका एनर्जी क्या हो गया आइडियल गैस की, बताइए। आइडियल गैस की बात करते हैं, देखो आइडियल गैस जो होता है आपका आदर्श इक्वेशन, यानी कि आइडियल जो आपका गैस होता है, सबसे पहले तो ये समझो, आइडियल गैस पीवी इक्वल टू में आपका क्या होता है, तो एनआरटी होता है, और यहाँ पे आपका पी और भी क्या है, देखो पी आपका यानी कि दाब प्रेशर है, भी वॉल्यूम है, एन आपका नंबर ऑफ मोल्स है, जो कितना मोल आपका गैस है, और आपका आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी आपका टेम्परेचर जो किस में होता है आपका, तो ये हमेशा केल्विन में होता है, किस में होता है आपका, केल्विन में होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका आदर्श गैस के संबंध में तापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा क्या होगा, देखो जब यहाँ पे आइसोथर्मल बोल दिया कि टेम्परेचर यानी कि आपका इन आइसोथर्मल यानी कि इन एन आइसोथर्मल चेंज इन द केस ऑफ आपका आइडियल गैस, आइसोथर्मल के चेंज का मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर आपका बरकरार रखा हुआ है आइसोथर्मल में, तो एक मतलब क्या होगा, वहां पे स्थिर भी आपका एनर्जी भी क्या होगा आपका स्थिर रहेगा, यानी कि रिमेंस आपका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि किसी बॉडी का इंटरनल एनर्जी जो होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है, इसीलिए अगर टेम्परेचर नहीं बदल रहा है तो एनर्जी तो आपका बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। समझ गए बातों को, एनर्जी तो आपका बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। आगे देखिए, यही आपका आइडियल गैस इक्वेशन, यहाँ एक बॉयल्स लॉ भी होता है, जरा ध्यान से देखिए, मैं दोनों बता देता हूँ, एक आपका बॉयल्स आपका लॉ होता है, और एक क्या होता है आपका चार्ल्स लॉ होता है, दूसरा में लिख ली चार्ल्स आपका लॉ होता है। देखिए बॉयल्स लॉ में हम क्या करते हैं, देखो एक होता है हमारा बॉयल्स लॉ, एक होता है चार्ल्स लॉ, एक में प्रेशर कांस्टेंट, एक में टेम्परेचर कांस्टेंट। जो आपका यहाँ बॉयल्स लॉ होता है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, और चार्ल्स लॉ में क्या होता है आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है। इतना बात आप लिख लीजिएगा, जो बॉयल्स लॉ होगा ना, यहाँ पे क्या होगा आपका कि तापमान आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। और चार्ल्स लॉ में क्या होता है आपका, तो दाब आपका कांस्टेंट होता है, क्या होता है आपका दाब क्या होता है डियर, तो कांस्टेंट होता है, दाब क्या होता है आपका कांस्टेंट आपका दाब क्या होता है कांस्टेंट होता है। समझ गया बातों को, चलिए इतना ध्यान रखिए, आगे बढ़े। देखिए इसका आंसर हो गया, देखिए आ गया 61 नंबर, देखिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, देखिए कह रहा है कि आपका अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थिर है, कह रहा है कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम लाइन किसके बीच में, देखिए तो हम आपको जितना भी 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्चुअली हम कई बार आपको बता दिए कि टोटल आपका 7 क्या है, तो इलेक्ट्रो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका वेव है, कितना आपका 7 गो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका जो है कौन कौन है, देखिए एक तो है आपका यानी कि विजुअल आपका रेज है, ठीक है, उससे ऊपर आपका यूवी आपका यानी कि रेज है, इससे ऊपर आपका एक्स जो है आपका रेज है, और इससे ऊपर आपका गामा जो है आपका यानी कि रेज है, ठीक है। विजुअल से नीचे क्या आपका, तो इंफ्रा आपका यानी कि रेड रेज है, ठीक है, और इससे नीचे आपका क्या है, तो माइक्रो आपका, ठीक है, माइक्रो यानी कि आपका वेव है, और इससे नीचे क्या आपका, तो रेडियो आपका क्या है, तो वेव है। समझ गया बातों को, क्या है आपका, तो रेडियो आपका वेव है। समझ गया बातों को ना, चलिए देखिए, तो अब देखिए किसके बारे में, इंफ्रारेड के बारे में पूछा रहे, तो ये किसके बीच में है, तो विजुअल और माइक्रो के बीच में। तो देख लीजिए कहाँ हो गया आपका विजुअल और
माइक्रो के बीच में, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए। यही 7 को आपका जो वेव है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कोई और क्वेश्चन है साइंस का? नहीं डियर, अब साइंस का क्वेश्चन नहीं, 8 को क्वेश्चन होता है साइंस का। साइंस का क्वेश्चन अब खत्म हो गया। ठीक है, तो आपका पीआरटी का सभी डिस्कशन हो गया। सभी डिस्कशन को आप अच्छे से देखिए, और कोई भी दिक्कत होता है आपको तो आप आराम से दंगल बैच ज्वाइन करिए और बढ़िया से एकदम पढ़ाई करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।